Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. 1 जुलाई को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मुहर। प्रदेश मुख्यालय में हुई नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया। सीएम ने बताया बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। ऋषिकेश में प्रशासन ने पर्याप्त आपदा से निपटने की तैयारी। त्रिवेणी घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन। तमाम विभागों ने दिखाई अपनी कार्यदक्षता। नैनीताल में मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। मूसलाधार बारिश से अचानक बढ़ा जल स्तर। सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के मिशन को साकार करने में जुटी पुलिस। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर चेकिंग अभियान जारी। तस्करों के खिलाफ एक्शन में पुलिस। और रामनगर में मामूली कहासुनी के बाद निर्मम हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग अंतरिक्ष सम्मेलन में शिरकत की है। हिमालय राज्यों के परिप्रेक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में इसरो के सचिव डॉक्टर वी नारायणन भी उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और अनेक संस्थानों से आए वैज्ञानिकों को कर रहे हैं संबोधित। होने के कारण से उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी कि इसरो के क्या टारगेट है, और हर क्षेत्र में जब भारत बुलंदियों को छुएगा, तरक्की करेगा, एक नया इतिहास रचेगा और हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे, तो निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भारत को विकसित भारत बनना ही है। जिस प्रकार से आज भारत की प्रगति हो रही है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आप सभी प्रख्यात हमारे वैज्ञानिकों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और अभी अभी हम सब लोगों ने देखा कि युवा एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में भारत का तिरंगा फहराकर संपूर्ण देशवासियों को गौरवान्वित करने का काम किया है। और उसमें भी सुरक्षित जो उनकी उड़ान हुई है और सुरक्षित वहां लैंडिंग हुई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे नारायण जी का भी है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई, हालांकि मैं वो बातें यहां पर नहीं बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप से कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। और अनेक जो शिल्पी होते हैं वो दिखाई नहीं देते, पीछे से काम करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं इसरो के भी सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। और आज एक दिवसीय सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में, जहां एक ओर अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से हिमालय राज्यों के समग्र विकास के बारे में व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। और मैंने आज प्रातःकाल आपसे अनुरोध भी किया है कि हमको प्रत्येक वर्ष, चूंकि जो हिमालय राज्य है हमारे जैसे, उनको भी, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे, उसमें भी चूंकि आप बड़ा काम कर रहे हैं, तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि लैंडस्लाइड है, हमारे यहां पर एवलॉन्च है, और अति वर्षा के कारण से आने वाली जो आपदाएं हैं, उन सब के बारे में हमने कहा है आपसे, और आपने पूरा भरोसा दिया है हमको कि हम इस पर जरूर सहयोग करेंगे। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पर्यावरण, जल संरक्षण जैसे अनेक विषयों पर आज यहां पर भी मंथन किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन से जो सुझाव आएंगे वो निश्चित रूप से उज्जवल भविष्य के लिए नीति निर्धारक साबित होंगे। उसके साथ साथ पर्वतीय राज्यों के, जो हिमालय राज्य हैं, उनके सतत विकास में भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और जैसा आप सबने देखा ही, चंपावत का आर्क मॉडल इसरो और इकोस्ट द्वारा जो एक डैशबोर्ड यहां पर विकसित किया गया है, उसके शुभारंभ के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के भविष्य को लेकर इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया गया है।
इसके लिए भी मैं इसरो और यूकॉस्ट उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि आज प्रौद्योगिकी की सदी में अंतरिक्ष विज्ञान केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब देखिए, गूगल हम लोग सर्च करते हैं तो सब कुछ उसमें मिल जाता है। रास्ते खोजते हैं, नई नई बिल्डिंगों का निर्माण होता है, और कुछ ही समय में, आज आप बता रहे थे प्रकाश जी, कि कुछ ही दिनों में जो है वो हमारी उस पर आ जाती है। और घर में जो हम घर बैठे बैठे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्या बोलते हैं उसको सुधांशु जी, स्विगी, जोमेटो और कई, मैं तो खैर वेंकट साहब, मैं तो खैर नहीं करता हूं, लेकिन मेरे बच्चे जरूर करते हैं। तो इसलिए मैं देखता हूं कितनी तेज जो है ये सुविधाएं हो गई हैं। आज संचार हो, मौसम का पूर्वानुमान हो, कृषि हो, प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और भी कई सारे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में भी अंतरिक्ष आधारित। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश और आसपास के इलाके में गंगा और बरसाती नदियों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आपदा से निपटने की तैयारी भी की है। इन तैयारियों को परखने का काम भी प्रशासन ने किया है। बता दें कि आज त्रिवेणी घाट पर प्रशासन ने तमाम विभागों के साथ मिलकर आपदा से निपटने की मॉक ड्रिल की, जिसमें सभी विभागों के आपसी सामंजस्य और रिस्पांस टाइम को नोट किया गया। फिलहाल एसडीएम योगेश मेहरा ने मॉक ड्रिल को पूरी तरीके से सफल बताया है। एसडीएम के मुताबिक त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ लोगों के फंसने और गंगा में सांप और मगरमच्छ बहकर आने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही तमाम विभागों के अधिकारी और कर्मचारी त्रिवेणी घाट पर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में गंगा में फंसे लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया और गंगा में बहकर आए जीव जंतुओं को भी वन विभाग ने पकड़कर रेस्क्यू किया। मौके पर सीओ संदीप नेगी ने बताया कि जल पुलिस के जवान इस मौके पर अलर्ट रहे, जबकि एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान की पूरी टीम राहत और आपदा उपकरणों के साथ मौके पर मौजूद रही। आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र रहा है और खासतौर से जब मानसून काल में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो ये और अलर्ट रहने की हमें जरूरत पड़ती है। इसी के दृष्टिगत ये साइट चिन्हित की गई थी, जिसमें समस्त जो लाइन डिपार्टमेंट हैं वो आईआरएस सिस्टम के अंतर्गत एक छतरी के तौर पे नीचे आए और सभी ने मिलकर इस मॉक ड्रिल को जो है सफलतापूर्वक संचालित किया। खास बात जो इस मॉक ड्रिल की थी वो था रिस्पांस टाइम, कि कितना जल्दी कोई घटना होने पे हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो रिस्पांस टाइम जो था वो बिल्कुल बहुत परफेक्ट देखने को मिला, जिसमें जो सभी लाइन डिपार्टमेंट है उनका एक बेटर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे रहा। और रेस्क्यू में खास तौर से हमने नदी में जब जलस्तर बढ़ता है तो साथ ही साथ हमारे जो नदी से लगे हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि चंद्रेश्वर नगर जो हमारा इलाका है, तो वहां पर भी अलर्ट करने का प्रयास किया गया। और जो हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है टीएसडीसी का, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन करके उस अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और घाट क्षेत्र को खाली कराते हुए, और जो ये आपदा का टास्क दिया गया था उसको एक टीम की भांति हमने इसको पूरा किया। क्या आई थी कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और उसके दृष्टिगत हमें आगे कार्रवाई करनी है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने का डायरेक्ट प्रभाव हमारे त्रिवेणी घाट क्षेत्र में और चंद्रेश्वर नगर एरिया में पड़ता है, जिसको हमने जो घटना क्षेत्र मानते हुए वहां पे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलाया। जी, मॉक ड्रिल में कुछ 3 लोग जो थे वो बहने की सूचना मिली थी तो उनका रेस्क्यू किया गया और राफ्ट के माध्यम से भी किया गया और जल पुलिस के द्वारा भी किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ तो जिस तरह से लगातार बरसात हो रही है, नदियां उफान पर है, उसने लोगों की चिंता बढ़ा दी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। यहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और रिस्पांस टाइम देखा गया है। लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की गई है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल संदीप, इस समय पर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर आसमान से जो है वो आफत बरस रही है बारिश के रूप में। बारिश ने इस प्रकार से यहाँ पे अपना कहर मचाया है कि पहाड़ी इलाकों में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं और गंगा के साथ उसके जो सहायक नदियां हैं बरसाती, वो भी उफान पर है और इसकी वजह से गंगा जो है लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है और गंगा के आसपास के जो लोग बसे हुए हैं वो काफी डरे हुए हैं। उन लोगों का डर खत्म करने के लिए प्रशासन जो है यहाँ पे मुस्तैद दिखाई दे रहा है।
प्रशासन की टीम लगातार तटीय इलाकों में निरीक्षण कर रही है और अलर्ट लोगों को कर रही है कि किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ आती है या पानी भरता है तो उसके लिए जो प्रशासन की टीम है वो अलर्ट है। हर तरीके से तहसील प्रशासन की टीम, जल पुलिस, एसडीआरएफ को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग की टीमें भी जो वो तैयार है। तो ये जो विभाग की टीम अपनी तैयार की गई है, इन विभागों की तैयारियों को परखने के लिए त्रिवेणी घाट पर जो है मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस मॉक ड्रिल में इन विभागों के अलावा वन विभाग और अन्य विभागों ने भी हिस्सा लिया और ये देखा गया कि आखिरकार अगर आपदा आती है, त्रिवेणी घाट पर पानी भरता है तो किस प्रकार से जो है तैयारियों को जो है निपट सकते हैं हम आपदा से। तो ऐसे में जो है सबसे पहले देखा गया कि जितना भी रिस्पांस टाइम है, क्योंकि सूचना मिलने के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिस्पांस होता है कि कितनी देर में आप घटना स्थल पर पहुंचते हैं। तो अभी तक जो एसडीएम योगेश मेहरा है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा देखा गया है। बहुत कम समय में सभी विभाग मौके पर पहुंचे और मॉक ड्रिल में जो एक सूचना दी गई थी कि बाढ़ आ गई है, उसमें कुछ जीव जंतु भी देखे गए हैं और 3 लोग जो है वो फंस गए हैं। तो उनको रेस्क्यू करके जो है बाहर समय से निकाला गया है और जो जीव जंतु थे उनको वन विभाग ने पकड़ा है और लोगों में जो डर का माहौल था उसको जो है कम करने का काम किया है। हालांकि जिस समय ये मॉक ड्रिल चली तो लोगों को एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद वाकई में कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से उनके मन में डर था। लेकिन जब उनको पता चला ये मॉक ड्रिल है तो उन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। फिलहाल एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम जो है वो तमाम गंगा घाटों और गंगा किनारे पे जो है अलर्ट हैं और लोगों को मुनादी कर गंगा और सहायक नदियों से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। एसडीएम योगेश मेहरा ने मॉक ड्रिल की समाप्ति के बाद जितने भी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया। उनको कहा कि जो रिस्पॉन्स टाइम आप देखने को मिला है मॉक ड्रिल के दौरान वो अगर आपदा होती है तो उस समय बहुत जरूर रहे। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपना मोबाइल चालू रखें। यदि मोबाइल स्विच ऑफ मिलता है तो संबंधित विभाग के अधिकारी से इसकी जवाबदारी तय की जाएगी। तो देखा जाए तो प्रशासन मानसून को देखते हुए काफी अलर्ट पर है, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है और अभी बारिश में बहुत लंबे समय चलना है और मौसम विभाग ने भी जो है अभी रेड अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। फिलहाल अभी गंगा अपने चेतावनी रेखा से कुछ सेंटीमीटर नीचे है, क्योंकि कल भी चेतावनी रेखा को छूते छूते गंगा नीचे हो गई थी, क्योंकि कल लगभग 4 घंटे का ब्रेक बारिश ने लिया था। लेकिन रात 2:30-3 बजे से फिर से बारिश का दौर चल रहा है तो गंगा इस समय उफान पर है। इसी के साथ में एसडीएम ने यह भी बताया है कि जो तहसील क्षेत्र है, मतलब नगरीय क्षेत्र से बाहर का इलाका है, वहां पर जिला पंचायत और अन्य विभागों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि किसी भी प्रकार से आपदा के टाइम पे लापरवाही ना हो। जितनी भी सहायक नदियां हैं उन पर अपनी नजर बनाए रखें और अगर कोई भी घटना होती है तो इसकी जांच, इसकी सूचना जो है वो उच्च अधिकारियों को जरूर दे। बताया ये जा रहा है कि मुख्य सचिव आज इस पूरे मॉक ड्रिल की जो है अपनी नजर में थे और उन्होंने ऑनलाइन इसको देखा और फिलहाल अभी जो व्यवस्थाएं देखी गई हैं उनको एसडीएम ने काफी बेहतर बताया है। बाकी अगर कभी आपदा आती है तो उस समय पर क्या नजारा होगा, क्या देखने को मिलेगा, उस पर हमारी नजर दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मोहर। यह खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर 1 जुलाई को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर लगेगी मोहर। बीजेपी संगठन पर्व के तहत प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। प्रदेश मुख्यालय में हुई नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधिवत रूप से अपना नामांकन पत्र किया प्रस्तुत। सीएम धामी, बीजेपी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कहना सीएम धामी का। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी का हुआ विस्तार। बीजेपी में अपनाई जाती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सबको साथ लेकर चलती है बीजेपी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लंबे समय से संगठन को संभालते आ रहे हैं संगठन की कमान। पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पार्टी का और देश का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। हमारी पार्टी लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली पार्टी है और इसमें हमारे यहाँ पर संगठन का पर्व होता है और संगठन के पर्वों में हमारे यहाँ बूथ समितियों से लेकर मंडल के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश का चुनाव होता है। आज प्रदेश के चुनाव की तारीख नियत की गई थी। आज नामांकन की प्रक्रिया का दिन था। नामांकन की प्रक्रिया में के अध्यक्ष बनने के बाद
हमने सभी चुनावों में हमको विजयश्री मिली है, संगठन का हमारा विस्तार हुआ है और एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर उनका एक लंबा राजनीतिक सफर है और उसमें सभी को साथ में लेकर संगठन की गति देने में संगठन शिल्पी के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है और इसी नाते आज उनके नामांकन पत्र को हम सब लोगों मैंने और हमारे सभी सांसदगणों ने, अजय टुमका जी भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ पर हैं, अन्य हमारे सांसदगण भी हैं, पार्टी के हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण हैं, सभी ने आज यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उनकी जांच हो और संभवतः कल रिजल्ट आएगा। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास हो रही बारिश के चलते तमाम क्षेत्रों में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का अभ्यास कर जनता को जागरूक होने का संदेश दिया गया। बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नैनीताल जिले के तहसील हल्द्वानी अंतर्गत देवखड़ी नाला में अचानक जलस्तर बढ़ गया। अतिवृष्टि से सूखे नाले में अत्यधिक जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के तत्काल बाद जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल में आईआरएस की टीम सक्रिय हो गई। जिलाधिकारी और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल वंदना द्वारा जिला आपदा परिचालन केंद्र नैनीताल में आईआरएस के अधिकारियों से वार्ता करते हुए तत्काल राहत और बचाव कार्यों को संपन्न कराए जाने के लिए योजना तैयार करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। घटना के तुरंत बाद हल्द्वानी तहसील कार्यालय में स्टेजिंग एरिया तैयार करते हुए विभिन्न टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए घटनास्थल को रवाना कर दिया गया। 6 घायलों को नाले क्षेत्र से निकाल दिया गया, जिससे 4 घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि 2 गंभीर घायलों को 108 वाहन से सुशीला तिवारी चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं जेसीबी मशीन द्वारा मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। घटना में जनहानि शून्य है। प्रभावितों को राहत शिविर में पहुंचाते हुए भोजन एवं पेयजल आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के मिशन को साकार करने में जुटी है पुलिस। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के मिशन को साकार करने में जुटी पुलिस। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर जगह जगह चला रही चेकिंग अभियान। दून पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध मादक पदार्थों के साथ 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 26.10 ग्राम अवैध स्मैक और 350 ग्राम अवैध चरस हुई बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवैध मादक पदार्थों की कीमत 8 लाख रुपए। तस्करी में इस्तेमाल एक मोटरसाइकिल को किया सीज। पटेल नगर के अलग अलग स्थानों से आरोपियों को किया गिरफ्तार। उमेश, साजिद, अजय कुमार और विकास के रूप में हुई आरोपियों की पहचान। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी, ये कहना है एसएसपी का। आए दिन नशा लोगों की जान ले रहा है। एक बार फिर सनसनीखेज वारदात रामनगर के ओम होटल की है, जब 50 वर्षीय चंदन पाठक की एक शख्स से मामूली कासुनी के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। रामनगर पुलिस थाना प्रभारी अरुण कुमार सैनी ने बताया, होटल के मालिक की सूचना पर पुलिस टीम तुरंत ओम होटल पहुंची, जहां होटल के रिसेप्शन में पड़ी चारपाई पर मृतक चंदन पाठक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। आरोपी की हत्या करने के बाद चारपाई पर ही पड़ा था, जिसके कपड़ों और हाथ खून से सने थे। दोनों व्यक्तियों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा चंदन पाठक उपरोक्त को मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी मूल तौर पर अल्मोड़ा जिले का निवासी है और वर्तमान में अंबाला में 2-2.5 साल से काम करता है और अंबाला से रामनगर आया था। 28 जून को अपने दोस्त हरदेश को चौधरी ढाबा पिरुमदारा बुलाया और उसके साथ भवानीगंज में दोनों ने बैठकर शराब पी। उसके बाद हरदेश घर वापस चला गया और आरोपी वापस अंबाला जाने के लिए रोडवेज बस अड्डा रामनगर पहुंचा। अंबाला के लिए शाम को 5 बजे गाड़ी जानी थी, जिस कारण थोड़ी देर किसी होटल में रुककर 2 से 3 घंटे आराम करने का निर्णय लिया। जिसके बाद वहीं पर स्थित एक होटल ओम में चला गया, जहां रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं था। जब किराए के लिए कमरा मांगा तो कमरा नहीं दिया गया। आरोपी नशे में चूर था, जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने होटल कर्मी चंदन की हत्या कर दी और चारपाई में बेहोशी का बहाना कर सो गया। वहीं पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीएम धामी की मौजूदगी में महेंद्र भट्ट ने किया प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन, अन्य किसी ने नहीं किया नामांकन। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। 1 जुलाई को चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा विधिवत रूप से करेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। राष्ट्रीय परिषद की सदस्यों की भी करेंगे घोषणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सीएम धामी की मौजूदगी में महेंद्र भट्ट ने किया प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन, अन्य किसी ने नहीं किया नामांकन। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट फिर होंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। 1 जुलाई को चुनाव अधिकारी हर्ष मल्होत्रा विधिवत रूप से करेंगे नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की भी करेंगे घोषणा। तो खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान 1 जुलाई को होना है, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और एक बार फिर से महेंद्र भट्ट ने नामांकन भरा है और ये तय है कि महेंद्र भट्ट फिर दोबारा से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। बिल्कुल संदीप, सबसे बड़ी खबर है, पिछले काफी समय से लगातार चल रहा था क्योंकि कार्यकाल भी इनका लगभग खत्म हो चुका था और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हैं। अभी कई प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो गया और वही अब वो समय अब आ गया है और ये आज यहाँ पर नामांकन पत्र जो प्रक्रिया है वो पर हुई है और वही अगर हम कहें तो नामांकन पत्र एक ही बिका और इन्होंने ही नामांकन भरा है। अगर कहें तो महेंद्र प्रसाद भट्ट, दूसरा कोई नहीं आया मैदान में। तो कुल मिला के अब यही कहें, ये बहुत बड़ी अभी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा सांसद भी है महेंद्र भट्ट, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के बनने जा रहे हैं। और कल जो है विधिवत औपचारिक घोषणा जो हर्ष मल्होत्रा है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो कल यहाँ पर आएंगे और इसकी विधिवत घोषणा करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड से, महेंद्र भट्ट जो है दोबारा भारतीय जनता पार्टी के फिर प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। और अगली कहें तो बहुत बड़ी चुनौती भी है इनके लिए, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती। और साथ ही 2027 की बात करें तो विधानसभा चुनाव भी होने हैं और वो फिर इन्हीं की प्रदेश अध्यक्षता के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। तो कुल मिला के हैं फिर दोबारा तीसरी बार सरकार भी लाने की बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। तो कुल मिला के कहें कि महेंद्र भट्ट जो है वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिर वही रिपीट होते जा रहे हैं और अगले प्रदेश अध्यक्ष भी महेंद्र भट्ट होंगे और कल जो विधिवत जब घोषणा होगी तो इनके नाम पर मोहर लग जाएगी। कमल, आपने एक बड़ी बात कही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब उनको उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से अब आगामी चुनावी दौर है उसमें महेंद्र भट्ट को दिखाना होगा अपनी जिम्मेदारी को। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठन, उसकी मजबूती ही इसी से दिखती है कि सिर्फ एक नामांकन भरा गया और सभी ने उस पर सहमति भी जताई है। आज से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे। अजय टम्टा जो है सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री है, वो यहाँ पहुंचा। अनिल बलूनी जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वो थे, त्रिवेंद्र रावत थे, सभी यहाँ पर लोग थे और सभी कहें कि यहाँ पर महेंद्र भट्ट ने ही नामांकन प्रदेश अध्यक्ष के लिए भरा है और वही अब जो कल है विधिवत घोषणा हो जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय के लिए भी यहाँ पर नामांकन हुआ है और उसकी घोषणा भी जो है कल वहां पर जो हर्ष मल्होत्रा आएंगे वो करेंगे। और कुल मिला के में हम यही बात है कि जो खबर अब निकल के आई है और खबर निकल के भी आई है और ये लगभग काफी टाइम से चल भी रहा था, अगर हम कहें तो काफी टाइम से, कि कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा यहाँ पर, क्योंकि इनके नाम की भी लगातार यहाँ पर चर्चा लगातार चल रही थी और वही चीज अब निकल के आई है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो फिर दोबारा महेंद्र भट्ट होने जा रहे हैं। इस पे लगभग मोहर लगे चुकी है और जो कहना विधिवत एक घोषणा जो होती है कल वो औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाएगी। करें राष्ट्रीय परिषद की तो उनके भी नामों का ऐलान कल ही होना है। हाँ बिल्कुल, कहूँ तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी जो ऐलान है वो कल होना है। यहाँ पर उनके लिए भी यहाँ पर नामांकन किया गया है और मैं कहा ना ये चीजें पहले ही तय हो जाती हैं, पहले ही ये निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी में होता है। प्रदेश अध्यक्ष रिपीट होना था लेकिन नामांकन की प्रक्रिया रखी गई, नामांकन लिया गया और उसके बाद किया गया और दूसरे किसी ने भरा नहीं है। सभी वहां पर वरिष्ठ लोग उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में हुआ है।
तो कुल मिला के कहें जो प्रक्रिया के तहत होता है, बाकी तो ये पहले चीजें तय हो जाती हैं, लेकिन जो प्रक्रिया के तहत होता है उसी अनुसार पूरी प्रक्रिया आज यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीज आज निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अगले अध्यक्ष होंगे फिर महेंद्र भट्ट होंगे, जिनका कार्यकाल अब खत्म हुआ है, और अगले मैं कहूँ 3 साल के लिए अध्यक्ष होते हैं, फिर महेंद्र भट्ट होने जा रहे हैं, जिसकी विधिवत घोषणा जो है कल कर दी जाएगी। कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।